मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। डीजे सर लोगों के अंदर ज्ञान की पुंगी बजाने वाला अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है डियर स्टूडेंट्स। और ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। बात है यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स, बात होने वाली है जो हम लोग की नागरिक शास्त्र की बात होने वाली है, जिसे हम लोग सिविक्स कहते हैं या पॉलिटिकल साइंस का भी हम लोग नाम देते हैं। और इस चैनल का मेन जान जो है वो सिविक्स ही है। और इस पर जो बच्चे हैं लगभग इस चैनल से स्टडी किए हुए 94, 85, 89 ये जो नंबर पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं। और कंपार्टमेंट में भी बहुत से बच्चे जो जिनका कि बैक नागरिक शास्त्र में लगा हुआ था, उनके भी बहुत अच्छे नंबर आए। तो डिस्टेंस वीडियो में अंत तक बने रहेगा, क्योंकि याद रखिएगा डीजे सर चैनल का जो सबसे महत्वपूर्ण जो डीजे सर चैनल को पहचान दिलाने वाला जो सब्जेक्ट है वो सिविक्स ही है। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 का यह बहुत ही महत्वपूर्ण मॉडल पेपर है नागरिक शास्त्र का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए नोट में जो बातें लिखी गई हैं उसको तो आप अच्छे से जानते ही हैं। प्रश्न संख्या क्या है, कैसे है, कितने शब्दों में लिखना है, ये सब तो आपका बार बार हर पेपरों में इसका डिस्कशन होता है। मैं यहाँ पर सीधे आपको लेकर आ रहा हूँ प्रश्न की ओर। डिस्कशन देखिए, आप लोग को यहाँ पर पहले जो मिलता है सीरीज में बहुविकल्पी प्रश्न। और याद रखिएगा ये जो मॉडल पेपर है बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और लगभग मैंने नागरिक शास्त्र के लगभग 60 से 70 वीडियोज़ बना रखे हैं, वही में से पूरा का पूरा है डिस्कशन। बिल्कुल भी आपको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस कुछ दीर्घ उत्तरी जो होंगे वो इधर उधर होंगे, नहीं तो उसके अलावा मैंने बहुत सारे लेक्चर बना रखे हैं डिस्कशन, वहीं पर से पूरा का पूरा मिलने वाला है। और वीडियो देखिएगा बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। और वीडियो में अंत तक बने रहना, एकदम आप लोगों को सशर्त रखा गया है कि वीडियो को छोड़कर यदि आप गए तो समझ लीजिए आप बहुत पछताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा डिस्कशन, और बिना स्किप किए हुए पूरे अंतिम समय तक आप लोग को जुड़े रहना है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला देखिए हम लोग का प्रश्न क्या, वारसा पैक्ट की स्थापना कब हुई थी। वारसा पैक्ट की स्थापना डिस्टेंस कब हुई थी, इसके बारे में हम लोग को बात करना है। क जो दिया गया ऑप्शन 1950, ख जो दिया गया 1952, 1955 और 1954। देखिए डिस्टेंस वारसा पैक्ट की जो स्थापना हुई थी 1955 में हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने अपने दूसरे लेक्चर में भी इसके बारे में अच्छे से बात किया हुआ है और मैं यहाँ पर आपको फिर से बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट यह प्रश्न है। दूसरा हम लोग का देखिए बहुविकल्पी प्रश्न क्या हो जाएगा, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ। प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, सोवियत संघ का विघटन। सोवियत संघ के बारे में डिस्कशन मैंने बहुत अच्छे से लेक्चर दिया हुआ है, उसको जाकर देखिए जरूर आप लोग। देखिए यहाँ पर मैं आप लोग को डायरेक्ट बता रहा हूँ उत्तर की ओर। देखिए ग जो प्रश्न हो जाएगा 1991 में जो था सोवियत संघ का विघटन हो गया। और इसके जो अंतिम राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है डिस्टेंस कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उस समय अंतिम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे। आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए तीसरा हम लोग का प्रश्न क्या, बर्लिन की दीवार कब बनाई गई थी। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1950, 1955 और 1961, 1965। तो डिस्टेंस तो बर्लिन की दीवार बनाई गई थी सन 1961 में बनाई गई थी। आप लोगों को मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, बर्लिन की दीवार कब गिराई गई डिस्टेंस, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए जो बनाई गई थी सन 1961 में। बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में। देखिए हम लोग डिस्टेंस चौथे प्रश्न की ओर। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, विषय भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविक्स की बात हम लोग कर रहे हैं डिस्टेंस यहाँ पर। और इसको फटाफट लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते चलिए, तभी आनंद आएगा। चौथा, जब ये इस पर हम लोग के साथ ढेर सारे जब डीजे सर फैमिली मेम्बर के जब सदस्य बनते जाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त आनंद आने वाला है। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की। भारत ने शीत युद्ध से अलग रहने के लिए किस आंदोलन की शुरुआत की। क जो दिया गया असहयोग आंदोलन, गुट निरपेक्ष आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो डिस्टेंस देखिए यहाँ पर गुट निरपेक्ष आंदोलन की बात होती है। गुट निरपेक्ष आंदोलन के निर्माण में देखिए भारत भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया हुआ है डिस्टेंस। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा चौथे का ख करेक्ट हो जाएगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन। उसके अलावा देखिए यहाँ लिखा गया असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। तो ये जो था डिस्टेंस ये महात्मा गांधी जी के महत्वपूर्ण आंदोलन है, जो कि देश को आज़ाद कराने में इनका ये महत्वपूर्ण आंदोलन काम आया है। तो याद रखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन आप लोग का राइट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्न में से कौन देश मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। देखिए दोस्तों बात हो रही है यहाँ पर मित्र राष्ट्रों के सदस्य की, ठीक है ना, मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र। तो यहाँ पर देख रहे हैं क जो दिया गया जापान, ख जो दिया गया ब्रिटेन, ग जो दिया गया अमेरिका और घ दिया गया फ्रांस। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा क करेक्ट हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में जानते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी जो 6 अगस्त और 9 अगस्त पर गिराया गया था ना परमाणु बम यहाँ पर, तो ये जो था जापान जो था वो ध्रुवीय राष्ट्रों में शामिल था। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा पांचवें का जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इसको मैंने बताया है। जाइए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखकर वहां से भी उत्तर बताइए, कुछ आप लोगों को भी काम देना बहुत जरूरी है। 1945 के बाद कौन सा देश साम्यवादी व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा था।
क जो दिया गया अमेरिका, ख जो दिया गया चीन, ग दिया गया फ्रांस और घ जो विकल्प दिया गया है सोवियत संघ। तो जो भी इसका राइट आंसर है उसको जाकर जरूर बताइए। सातवें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं, शीत युद्ध का महत्वपूर्ण प्रतीक क्या है? क देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बर्लिन की दीवार। मैं डायरेक्ट आप लोग को बता दे रहा हूँ, बर्लिन की दीवार डिस्टेंस बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चीन किस वर्ष विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बना? देखिए वर्ष 2001 में जो था, चीन जो था वो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य बन गया। विश्व व्यापार संगठन में चीन भी शामिल हो गया। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन शामिल हो रहा है। नौवां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई? देखिए दोस्तों मैंने जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की बात की हुई है, ये सभी के सभी प्रश्न वहां पर हैं। अगर कोई भी क्वेश्चंस अगर उन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का अगर अध्ययन करके गया होगा इस मॉडल पेपर को देने के लिए, तो समझ लीजिए उसका पूरा का पूरा नंबर मिलना उसको तय है। और आगे भी जब आप प्री बोर्ड और देंगे, प्री बोर्ड देंगे, बोर्ड का एग्जाम देंगे, तो वहां पर भी आप लोगों को यहाँ से प्रश्न देखने को अवश्य रूप से मिलेंगे। देखिए एनसीईआरटी सिलेबस हो गया है, तो यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे वो अदर स्टेट के बोर्ड के बच्चे हों, सबके लिए ये सेशन जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग 9वें प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर बात किया गया कि चीन है, खुले द्वार की नीति अपनाने वाला देश कौन था? चीन था। विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति किसके पास है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति किसके पास है? अमेरिका, रूस, यूरोपीय संघ, चीन। बहुत ही महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, इसका बताइए। ये करंट का प्रश्न है एक तरीके से देखा जाए तो इस समय बताइए कि विश्व की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति किसके पास है? ये भी मैं प्रश्न आपको आपके ऊपर छोड़ता हूँ, कमेंट बॉक्स में जाइए, फटाक से इसका उत्तर दीजिए। ठीक है डिस्कस, आइए हम लोग प्रश्नों की सीरीज में लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज के बारे में। देखिए जितना आपसे प्रश्न पूछा जाए उतना ही आप उसको उत्तर देना है। ये बात अगर यदि आपको याद रहेगा तो कभी भी आपका पेपर छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों, इस बात को याद रखा करिए। तभी आप लोग क्या करते हैं, जो जिस पेपर में आप लोग को ज्यादा आने लगते हैं उसी मनमानी लिखने, तो आप बड़े प्रश्नों को छोड़ देते हैं, या तो लास्ट में आपका आते आते पूरा कहते हैं ना कि पूरा आ रहा था लेकिन फिर भी हमारा छूट गया। तो यही समस्याएं आती है। देखिए दोस्तों यहाँ पर बात करना है किस देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। देखिए बात हो रही है पहले प्रश्न की। देखिए यहाँ पर जब हम लोग बात कर रहे हैं, ये जब आप इस पर मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस चीज को। देखिए ये जो भारत का मैप है आप देख रहे हैं, यहाँ पर जब बनता है डिस्टेंस, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने लिखा है, सपोज करिए कि ये भारत का मैप बन गया। अब देखिए ये जो हिस्सा है और ये जो हिस्सा है, ठीक है ना, ये जो हिस्सा है, तो यहाँ पर डिवीजन के रूप में देखिए ये पाकिस्तान और ये पाकिस्तान की बात हो गई ना, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो देखिए यहाँ पर ईस्ट है, ये वेस्ट हो गया आपका, ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। देखिए ये न्यूज, यही होता है ना बात यहाँ पर, NEWS, ये न्यूज का यही मतलब होता है, जो समाचार का मतलब आता है सेंस, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ये भी मैं आप लोग को एक बोनस में दे रहा हूँ चीज। देखिए यहाँ पर बात हो रही है ईस्ट की, तो ये देखिए दिखाया गया था पूर्वी पाकिस्तान और ये क्या था, पश्चिमी पाकिस्तान। यहाँ प्रश्न आपका क्या है कि किस देश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था? तो कौन सा देश है डिस्टेंस? वो बांग्लादेश। बांग्लादेश को ही पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डिस्टेंस। आइए देखते हैं हम लोग 12वें प्रश्न को, वन लाइनर प्रश्न है और समझ लीजिए ये बहुविकल्पी प्रश्न ही है। बहुविकल्पी में से कभी कभी अति लघु बन जाता है, कभी कभी अति लघु वाला जो होता है वो बहुविकल्पी बन जाता है। किस राजनेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? सीमांत गांधी के नाम से देखिए खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उन्हें ही सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता था। ठीक है, द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, इसको बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, मैंने इसके बारे में एकदम अच्छे से बता रखा है। द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या था, किसने लाया था, क्यों आया था, ये अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चकबंदी से आप क्या समझते हैं? चकबंदी भी देखिए मैंने बहुत अच्छे से कवर कर रखा है, इस लेक्चर में भी फिर से बात करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। मैं आप लोग को पेपर एक मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ यहाँ पर द्विवार्षिक, और ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और उसके साथ ही साथ मैंने डिस्कस इन सभी प्रश्नों को कराए हैं। सिविक्स का आप जब प्लेलिस्ट देखेंगे तो वहाँ पर सभी प्रश्नों को मैंने कराया, ये सभी मेरे कराए हुए प्रश्न का ही समझ लीजिए ये पूरा पूरा पेपर बना है डिस्कस, और मैंने पूरा लेक्चर दे रखा है। ठीक है, जाइए आप लोग सिविक्स के प्लेलिस्ट को वहाँ से ओपन कीजिए। ठीक है, तुरंत जाएंगे, आप लोगों का काम हो जाएगा डिस्कस, एक बार देखेंगे लेक्चर को खुद ही आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड क्या है? देखिए बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है ये। ऑपरेशन फ्लड देखिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीसी मालनोबोनोविच कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इस पर बारे में बात किया हुआ है अच्छे से। बॉम्बे प्लान क्या था? ये भी बहुत अच्छे से मैंने बता रखा है डिस्टेंस। जिस हेडिंग को मैं देखिए यहाँ पर जो मैं छोड़ दिया हूँ मैं खुद उस पर बात करता हूँ, लेकिन मैं डिस्टेंस ये भी चीज़ों को प्रश्नों को बता रखा है मैंने पहले ही, और बहुत अच्छे से समझा रखा है। नियोजित विकास से आप क्या समझते हैं? NTP और CTBT का नाम बताइए। कमेंट बॉक्स में यदि आपको ये आ रहा है डिस्टेंस तुरंत लिख के भेजिए। ठीक है, और यदि नहीं आया तो आपको प्लेलिस्ट में तो जाना ही पड़ेगा।
मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था को भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। तो बिल्कुल जाइए आप ओपन करिए एडिशंस तुरंत प्लेलिस्ट को। लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज क्यों बढ़ रहे हैं एडिशंस? थोड़ा प्रश्न बढ़ेगा। अब वन लाइनर से आप लोग आ रहे हैं, थोड़े अति लघु की ओर थोड़ा आपको बढ़ा चढ़ा कर लिखना होगा थोड़ा जाए, लेकिन याद रखिएगा बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर नहीं। 30 शब्द कह रहा है आप लोगों को। ठीक है एडिशंस, चलिए हम लोग बढ़ते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। 21वां हम लोग का प्रश्न है, एक अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? एक नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का क्या मतलब है? नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण है। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मतलब कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जिसमें कि जो विषमता बनी हुई है, कोई छोटा है, कोई बहुत बड़े पैमाने पर है। मतलब देखा जाए तो किसी करेंसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, किसी करेंसी बहुत कमज़ोर है, कहीं बहुत ज़्यादा विकास है, कहीं का विकास ही नहीं है। तो उनको कैसे हम लोग एक ऐसे स्टेज पर लाया जाए जिसमें कि उनको हम लोग बराबर का अवसर दे सकें। तो वैसी अर्थव्यवस्था का निर्माण करना एडिशन, उसको हम लोग बोलते हैं नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, आसियान विजन 2022 की मुख्य बातें क्या थी? एडिशन देखिए बोर्ड में आया हुआ प्रश्न था और यहाँ पर देखिए अधवासिंग में भी पूछा गया है, इसीलिए मैंने बहुत पहले इस पर अच्छे से बात कर रखा है। 23वें प्रश्न क्यों बढ़ते हैं एडिशन, याद रखिएगा डीजे सर चैनल लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल, वो भी फ्री में। तो जैसे इस चैनल का सपोर्ट आप लोग जरूर कीजिए। बस आप लोग कुछ नहीं करना है, 950 690 285 7 नाम का एक नंबर आप लोग को मिलेगा और ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाएंगे तो वहाँ से भी आप लोग को ये नंबर मिल जाएगा। तो उस नंबर से जाकर बस आप लोग को ज्वाइन हो जाना है, वो भी बिल्कुल फ्री में। और इस चैनल के हेल्प ग्रुप में यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो उसको फैला दीजिए पूरे यूपी में और साथ ही साथ अदर स्टेट के बच्चों में भी, क्योंकि डीजे सर चैनल जो है लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला चैनल है। यदि ज़्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। ठीक है दोस्तों, ऐसे ध्येय से, ऐसे उद्देश्य से आप लोग इस चैनल से जुड़िए और लोगों को भी इस चैनल से जरूर जुड़िए। बढ़ते हम लोग 23वें प्रश्न की ओर। देखिए, नए राष्ट्र के रूप में भारत को विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किन्हीं 2 चुनौतियों पर प्रकाश डालिए। देखिए दोस्तों, पहली तो समस्या सबसे बड़ी बात थी कि शरणार्थियों को जगह दें। पहले तो यहाँ के लोग तो थे ही, बाद में शरणार्थियों को भी यहाँ पर जगह देना था। उसके बाद खाद्य का संकट भी बहुत बड़े पैमाने पर उस समय हम लोग के यहाँ उसके कुछ दिनों के बाद ही आया था। तो ये और सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रीय एकता को बनाए रखना। आप गदर मूवी की फिल्म देखे होंगे, उसमें देखते हैं कितना नरसंहार हुआ है, कितने बड़े पैमाने पर लोगों को मारा गया है, काटा गया, लड़ाई झगड़ा मारपीट हुआ, कितने यहाँ से वहाँ गए, वहाँ से यहाँ आए। तो देखिए पहली बात तो राष्ट्रीय एकता बनाए रखना जो था सबसे बड़ी चुनौती थी, सबसे बड़ी चुनौती। और शांति व्यवस्था को बनाए रखना, मतलब देखा जाए तो बहुत सी चुनौतियाँ थी, लेकिन ये महत्वपूर्ण चुनौतियों में आप लोग लिख देंगे। विकास के 2 मॉडल कौन कौन से मॉडल को अपनाया? विकास के 2 मॉडल कौन कौन से मॉडल को अपनाया, ये वीडियो में मैंने बात कर रखा है। आसियान शैली बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आसियान तो मैंने पूरा बहुत ही विस्तृत में लेक्चर दे रखा है, वो भी दीर्घ उत्तरी में मैंने इस प्रश्न को तैयार करवाया है। भारतीय विदेश नीति की 4 विशेषताएं बताइए। भारतीय विदेश नीति की देखिए, गुट निरपेक्षता की बात होती है, गुट निरपेक्षता की बात है, ठीक है, सद्भावना की बात होती है, लोगों के सहयोग की बात होती है ना, आर्थिक शिष्टा और भाईचारा। जानते हैं हम लोग के भारतवर्ष की, भारत देश की, भारत चाहता तो नेपाल भूटान को कब का उसको अपने कब्जे में ले, पाकिस्तान को भी चाहे तो अपने कब्जे में ले ले, चाहे तो बांग्लादेश को भी। मतलब इतना ये सब जो है श्रीलंका ही देश है, केवल एक चीन नहीं है जो कि थोड़ा बहुत भारत के मतलब भारत से टक्कर उसका बेहतर तरीके से हो सकता है। लेकिन देखा जाए तो लेकिन फिर भी भारत को ये छोटे छोटे कंट्रियाँ भी हैं, मतलब अपने मनमानी जो मन करता है तो बोल देते हैं। उसका सीधा सीधा मतलब क्या आता है कि व्यक्ति जो है, जो हमारे यहाँ खुद जो विदेश नीति बनाई गई है उसमें बहुत ही शालीनता बनाया गया, सज्जनता बनाया गया, उदारता बनाया गया। और भारत हम लोग का जो देश है ऐसे ही महान नहीं कहा जाता है, बहुत ही उदारवादी देश है ये भारतवर्ष, और उसके हम लोग वासी हैं, इस बात का हम लोग को भी बहुत ज़्यादा गर्व रहता है। तो डिस्टेंस चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इस महत्वपूर्ण सेशन में। देखिए हम लोग का लघु उत्तरीय प्रश्न जो सेकंड आ रहा है डिस्टेंस, इसमें भी देखिए हम लोग का प्रश्न इंपॉर्टेंट है और सभी जो प्रश्न है इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जाइए प्लेलिस्ट देखिए, अगर यदि वहाँ से आपको समझ में नहीं आता कि नहीं सर वास्तव में वहाँ पर आपने इस प्रश्न को नहीं कराया है, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ डिस्टेंस, गारंटी दे रहा हूँ कि मैं उस प्रश्न का तुरंत आपको उसी दिन लेक्चर प्रोवाइड करा दूंगा जिसका मैंने नहीं करा रखा है। सभी प्रश्नों का जो मैंने नहीं कराया है मैं आपको उन्हीं प्रश्नों को देखने के लिए भेज रहा हूँ। जो मैंने करा रखा है डिस्टेंस मैंने उन्हीं प्रश्नों के बारे में भेजा, जो नहीं कराया मैं खुद कराऊंगा उसको अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल भी उसमें घबराइए नहीं। तो चलिए आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस समय लेक्चर ज़रा लंबा हो रहा है हम लोग का, कोई बात नहीं, थोड़ी देर में ये समाप्त होने वाला है हम लोग का। थोड़ा फैन वगैरह भी बंद है इस समय। लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड जो कि हम लोग का क्या है, गुट निरपेक्ष की नीति को भारत ने क्यों अपनाई? वर्तमान गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता बताइए। कि गुट निरपेक्ष आंदोलन जब शीत युद्ध का दौर चालू हो गया था, से लोग क्या कहते हैं, एक देश दूसरे देश के बारे में बरमानी भुनून कहते हैं ना लोग, एक दूसरे की बुराई करना, मारपीट करना, प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में शामिल ना होना, लेकिन कोसना मतलब जा लड़ा तू हम महिला पीछे से। तो ये वाला काम करने वाला काम जो था
कर रहे थे लोग, तो उसी समय देखिए गुट निरपेक्ष आंदोलन बनाया गया, मतलब मैं किसी गुट में नहीं रहूँगा, मैं निष्पक्ष हो जाता हूँ, ठीक है ना। जैसे बात होती है यहाँ पर, तो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये प्रश्न। जैसे पांडु जो थे वो महाभारत में क्या हुए थे, वो निष्पक्ष हो गए थे ना, वो न तो पांडवों की तरफ से लड़ रहे, ना तो कौरवों की तरफ से लड़े थे। 28वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है कि 4 ऐसी परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिनके कारण वर्ष 1975 में आपातकाल की घोषणा हुई थी। देखिए परिस्थितियां तो कई थी वहां पर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण आंतरिक अशांति की बात करते हैं। देखिए आंतरिक अशांति बना के बंद कर देना, यह तो बहुत बड़ी मूर्खता थी। आंतरिक अशांति बताया गया उसमें, ठीक है। और कहीं ना कहीं से जो चुनाव हारने जीते का भी कहीं ना कहीं से मुद्दा था उसमें। और उसके बाद देखते हैं नसबंदी वगैरह का भी आप लोग सुनते हो, बड़े पैमाने पर वो हल्ला हुआ था उसका कि ये भी बातें हुई हैं, घटनाएं हुई हैं। 29वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, कारगिल संघर्ष पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कारगिल बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना है डिस्टेंस। कारगिल संघर्ष क्यों आ रहा है, क्योंकि बात यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी जी से जुड़ रही है धीरे धीरे। और जान रहे हैं कि इनका जो देहांत हुआ है बहुत दिन नहीं हुआ है इनका, ठीक है दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट आपका हेडिंग है कारगिल संघर्ष वाला। तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, हरित क्रांति के 4 परिणामों का वर्णन कीजिए। हरित क्रांति से परिणाम क्या हुए डिस्टेंस को बताने की जरूरत नहीं है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं। हरित क्रांति के नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। हरित क्रांति के जो भी परिणाम रहे हैं वो महत्वपूर्ण रूप से, जैसे कहा गया कि गेहूं की फसल को सबसे ज्यादा बड़े पैमाने पर लाभान्वित हुआ था ना, और उच्च कोटि के बीजों का, उर्वरकता की, सब ये चीजें जो मिली। और ये धीरे धीरे क्या हुआ, वो खाद्य में जो हो गया, वो जो खाद्य में समस्या थी वो समस्याएं भी कहीं ना कहीं से दूर हुई। तो बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर बात हुई थी। दीर्घ उत्तरी प्रश्न में देखिए मैंने बोर्ड में ही इस बात प्रश्न को बता रखा था पहले ही। उससे बोर्ड का प्रश्न होने वाले से पहले है कि चीन के साथ भारत के संबंधों को विस्तार में बताइए। देखिए चीन के साथ भारत का संबंध क्या है और चीन के साथ भारत के साथ पाकिस्तान का क्या संबंध है। देखिए ये दोनों के साथ जानते हैं कि उतार चढ़ाव बना रहता है हमेशा। भारत चीन और भारत पाकिस्तान की बात हो रही है, ठीक है। और अदर देशों के बारे में तो अभी फिलहाल में ना किया जाए, लेकिन हालांकि देखिए श्रीलंका भी चर्चा में थोड़ा रहेगा, क्योंकि श्रीलंका में जानते हैं बड़ा फिर इस समय हुआ है। तो भारत श्रीलंका भी पूछ सकता है आपसे, और भारत अफगानिस्तान भी पूछ सकता है। उसके अलावा भारत चीन और भारत पाकिस्तान तो हमेशा से ही इंपॉर्टेंट रहा है। अथवा मेडिटेशन देख रहे हैं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन से आपको प्रश्न पूछा गया है। गुट निरपेक्ष आंदोलन से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति एवं सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। गुट निरपेक्षता पर मैंने पूरा विस्तृत में अपना लेक्चर दे रखा है, उसको जाकर जरूर सुनिए, ठीक है। और उसके संस्थापक देश कौन है, संस्थापक के देशों के प्रमुख कौन है, इनके बारे में, उदय क्यों हुआ, प्रकृति क्या थी, क्या विशेषताएं थी, क्या गुण था, सबके बारे में मैंने पूरा डिटेल में बता रखा है। सोवियत प्रणाली देखिए पूछा गया, सोवियत प्रणाली के बारे में भी मैंने पूरा अच्छे से डिस्कशन कर रखा है। और ये पेपर पूरा जितना भी मैंने पेपर दिखाया उस मैक्सिमम पेपर अगर एक क्वेश्चन अपवाद में रख दिया जाए, ये तो मैंने पूरा का पूरा इसमें का लेक्चर जो है आप लोग को पहले ही ऑलरेडी अवेलेबल करा रखा है। सोवियत प्रणाली के इसके 4 विषय देखिए। सोवियत संघ के विघटन के उत्तरदायी 6 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो ये देखिए सोवियत प्रणाली के साथ इस पेपर का द एंड होता है। रिलेशन देखिए यहाँ पर, और भी जो भी आर्ट साइड के बच्चे हैं, साइंस साइड के बच्चे हैं, या तो कॉमर्स साइड के बच्चे हैं, या तो क्लास 10th के बच्चे हैं, तो बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत ही बेहतर तरीके से चैनल पर तैयारी कराई जाती है, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ के साथ, वो भी बिल्कुल फ्री में देकर। तो इस चैनल से खुद भी जुड़ें और लोगों को भी जुड़ें, और लोगों के अंदर बता दीजिए ज्ञान की पुंगी बजाने वाला डीजे सर चैनल है, और वो भी बिल्कुल फ्री में। बस आपको इस चैनल के हेल्प ग्रुप में काम करना है कि इस चैनल का लिंक जो है अपने क्लासमेट पर फटाफट शेयर जरूर करना है। तो जल्दी मिलते हैं हम लोग डियर स्टूडेंट्स किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य लेक्चर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखना आप लोग कि इसे शेयर जरूर करना है आप लोगों को, ठीक है ना। बस एक ही छोटा सा हेल्प मांगा गया है आप लोगों से, इस चैनल का लिंक शेयर करना है, ठीक है। ओनली 1 शेयर। और याद रखिएगा ज्यादा नंबर पाने की है इच्छा तो डीजे सर चैनल से जरूर लीजिएगा शिक्षा। रेगुलर क्लासेज के साथ ही साथ डिस्टेंस आप लोग को उचित मार्गदर्शन देने वाला चैनल जो है, आपको फ्री में चीजें प्रोवाइड कराने वाला चैनल जो है, आपको आपके शिखर तक पहुंचाने वाला जो चैनल है, उसका नाम है यूट्यूब चैनल डीजे सर। तो डीजे सर चैनल का डिस्टेंस प्रचार भी आप लोग जरूर कीजिए। जल्दी मिलते हैं हम लोग, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। रेगुलर स्टडी करिए, नियमित पढ़िए, और नियमित पढ़ेंगे तो बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और एक कहावत सुने है ना, दुआरे पर आइल बारात तो समधिन की लगल हकवास। तो डिस्टेंस ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिए जिससे आपको पछताना पड़े कि इसको पढ़ लिए होते पहले ही तब। तो डिस्टेंस ऐसा बिल्कुल भी ना हो। आप अपनी स्टडी को पहले से ही तैयार रखिए, बेहतर तरीके से स्टडी करिए, रेगुलर स्टडी करिए। आपको जो प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स आपके लिए अवेलेबल है, मेरा व्हाट्सएप नंबर आप लोग के लिए अवेलेबल है, तो आप उसका भरपूर लाभ उठाइए और लोगों को भी उससे लाभान्वित कीजिए। और इस चैनल का जो है, जो
हम लोग का सदस्यता है उसको बढ़ाने में वीडियो से अपना सहयोग अवश्य करें।